नमस्कार, मनीगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डिविडेंड से कमाई पर अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी नहीं लगता, बल्कि इस पर टीडीएस काटा जाता है। कंपनियां मुनाफे के साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड जारी करती हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड के डिविडेंड विकल्प पर भी हर डिविडेंड निवेशक के खाते में आता है। अब जहां पहले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देकर डिविडेंड बांट दिया करती थी, वहीं अब निवेशक के हाथ में ये टैक्सेबल है। आज मनीगुरु में बताएंगे डिविडेंड से हुई कमाई पर कितना टीडीएस कटता है, पैन कार्ड की जानकारी न देने पर कितना टैक्स लगेगा, किस पर टैक्स नहीं लगेगा और रिटर्न भरते वक्त कैसे इसको क्लेम करें और इसका ख्याल कैसे रखें। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। उनका करते हैं शो में स्वागत। सुनील जी, वेलकम। डिविडेंड से आय पर टैक्स के नियम आपसे हम समझना चाहेंगे। कई लोगों को, कई शेयरधारकों को आजकल डिविडेंड मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर अब ऐसे में उनको इस पर जो टैक्स इम्प्लीकेशन होती है उसके बारे में जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी मौजूदा टैक्स के नियम डिविडेंड के हैं वो क्या कहते हैं। देखिए स्वाति, जैसे हमारी शेयर मार्केट बहुत बढ़ रही है, मार्केट कैप बहुत बढ़ रहा है, यानी कंपनीज को प्रॉफिट भी बहुत हुआ है और कंपनीज ने दिल खोलकर डिविडेंड भी बांटा है। लेकिन डिविडेंड जब शेयर होल्डर के हाथ में आता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डिविडेंड पे टैक्स देना है या नहीं देना। और ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि 2020 से पहले कंपनियां डीडीटी पे किया करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और एक धारा थी सेक्शन 10 क्लॉज 34 में डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स एग्जम्प्ट हुआ करता था। बाद में उसमें भी परिवर्तन किया गया कि अगर 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड है तो आपको 10% टैक्स और देना पड़ेगा, क्योंकि डीडीटी 20% था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस नियम को बिल्कुल चेंज कर दिया और लोगों को इसका पता नहीं चला। अब डिविडेंड आपके शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा जिस स्लैब में आप आते हैं। आप अगर शुरू के 5% के स्लैब में है तो, आप 20 के स्लैब में है तो, या 30 के स्लैब में है तो, जिस स्लैब में आप आते हैं आपको उसी रेट पर टैक्स देना होता है। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो लोग भूल जाते हैं, कि आपकी डिविडेंड पर कंपनी टीडीएस काटती है। अब डिविडेंड डीडीटी नहीं है, अब टीडीएस है। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा आपको डिविडेंड मिला है तो 10% टीडीएस कंपनी काट लेती है, तो आप बाकी टैक्स जमा करवा दीजिए। और अगर आप 5% के स्लैब में हैं या 2.5 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो डिविडेंड आय पर टैक्स के नियम कुछ है, मतलब अब डीडीटी नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं, बल्कि लगता है टीडीएस। अब ये टीडीएस जो है कितना लगता है? आपने 10% कहा सुनील जी, कि टीडीएस के नियम जो है वो 10% लगता है। और कौन से कंडीशन में ये जो टीडीएस कटौती है वो इसकी डबल हो जाती है, और कैसे इस एक्स्ट्रा टैक्स से बचने से छुटकारा मिल सकता है किसी को? आपने 3 सवाल एक साथ पूछे स्वाति। पहले सवाल का जवाब है कि 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड कंपनी दे रही है तो आपका टीडीएस कटेगा 10% के रेट से, और धारा है 194 194। लेकिन सरकार ने एक काम और कर दिया था, क्योंकि लोग पैन नंबर नहीं दिया करते थे, लोग अपनी इनकम ही नहीं दिखाया करते थे, तो सरकार ने कह दिया कि अगर आपने पैन नहीं दिया अपना, आपने आधार नंबर नहीं दिया अपना कंपनी को, तो आपका टीडीएस का रेट डबल हो जाएगा, यानी 10 की जगह 20% टीडीएस कंपनी काट लेगी और आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पैन कार्ड तो आपने दिया ही नहीं था। तो आपके 26 एएस में या एआईएस जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको उसकी नजर, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपने 20% टैक्स भी दे दिया और तब भी आपको बेनिफिट नहीं दिया। इसलिए अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी में तो अपना पैन नंबर जरूर अपलोड कर दीजिए। और आपका तीसरा सवाल था कि क्या ऐसा कोई नियम है जिससे हम टीडीएस ना कटवा पाए या हम टीडीएस से बच जाएं? बिल्कुल नियम है जी। आप एक फॉर्म में 15G और 15H जो आप जनरली बैंकों में भी देते हो, अगर आपका ब्याज कम है टीडीएस ना कटवाने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है 15G और 15H में भी एक फर्क है। 15H है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपकी टैक्स पे, इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता तो सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स एंड अबव हैं वो 15H फॉर्म दे सकते हैं। लेकिन 15G अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी 60 साल से आपकी उम्र कम है, तो आप 15G फॉर्म देंगे। लेकिन केवल वही लोग देंगे जिनकी सारी इनकम, खाली डिविडेंड से नहीं। आप ये मत सोच लेना कि डिविडेंड की इनकम में 2.5 लाख से कम है तो मैं 15G दे दूंगा। नहीं जी, आपकी सैलरी से इनकम, आपकी ब्याज से इनकम, सब कुछ मिलाकर अगर 2.5 लाख से कम है
तभी आप 15G देने के अधिकारी हैं, वरना नहीं देना चाहिए। लोग गलती करते हैं, टैक्स नहीं कटवाते हैं और बाद में उनको ब्याज और पेनल्टी भी लगती है। ओके, ये बात हुई जो आपको शेयर धारकों को जो डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड से भी डिविडेंड मिलता है सुनील जी। अब जो म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड है उस पर टैक्स के नियम क्या है? लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है इसमें विश्वासी। दो तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। एक म्यूचुअल फंड वो डिविडेंड दे देते हैं आपको, यानी आपको डिविडेंड मिला तो समझ लीजिए नियम वही है। जो डिविडेंड जो कंपनी से डिविडेंड मिलता है उस पर जो टैक्स लगेगा वही म्यूचुअल फंड से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका ग्रोथ फंड है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें म्यूचुअल फंड में बढ़ रही है और आपकी वैल्यू बढ़ रही है, एनएवी बढ़ रही है, अगर आप उसको बेचेंगे तो फिर नियम बदल जाता है। फिर आपको कैपिटल गेन लगता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में आपको पता ही होगा सरकार ने एक सहूलियत दे रखी है, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी 1 साल आपने म्यूचुअल फंड को रख लिया उसके बाद में बेचा, तो 10% टैक्स लगता है, केवल 10%, वो भी बिना इंडेक्सेशन के। और एक फायदा दे दिया सरकार ने कि 1 लाख रुपए तक अगर आपने कैपिटल गेन किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से या शेयर से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा जरिया है। आप इस तरह से प्लान कीजिए कि आपको 1 लाख रुपए की इनकम म्यूचुअल फंड से आए और वो कैपिटल गेन के रूप में आए, तो आप टैक्स से बच जाएंगे। ओके, अब किसी को एक विदेशी कंपनी से डिविडेंड मिला है और कंपनी तो विदेश में है, वो व्यक्ति भारत में है, तो क्या इंडिया में उन पर टैक्स लगेगा डिविडेंड पर? बिल्कुल लगेगा, 100% लगता है। लोग गलती कर जाते हैं यहां भी। देखिए, आपको फॉरेन कंपनी के डिविडेंड पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। मतलब अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, और रेजिडेंट वो नहीं कि आप सिटीजन इंडिया के हैं, रेजिडेंट का मतलब है कि अगर 182 दिन से ज्यादा आप हिंदुस्तान में थे, उस साल में आप रेजिडेंट माने जाते हैं। तो आपको अगर फॉरेन कंपनी से भी डिविडेंड आ गया, क्योंकि आजकल लोग बहुत पैसा लगाते हैं और क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, तो पैसा लगाते हैं बाहर, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से डिविडेंड भी आता है, तो आपको उस पर पूरा टैक्स देना है, दुनिया की किसी भी कंपनी से डिविडेंड आए। हाँ जी, एक फायदा है, अगर मान लीजिए उस फॉरेन कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया, वहां पर टैक्स विदहोल्ड कर लिया, तो आप डीटी डबल टैक्स अवॉइडेंस टीटी पढ़ लीजिए और उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, यानी आप इंडिया में 182 दिन से कम थे और आपको अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो इनकम इंडिया में एक्रू नहीं मानी जाती है। ओके, तो विदेशी कंपनी से डिविडेंड पर टैक्स के नियम सुनील जी आपसे समझे। डीम डिविडेंड का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम थोड़ा टेक्निकल है पर आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे। डीम डिविडेंड सबसे पहले क्या होता है और इस पर क्या टैक्स लगता है? बड़ा खतरनाक नियम सरकार ने दिया है और इसके पीछे एक लॉजिक सरकार ने दिया था। होता क्या है स्वाति, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, या जिनको हम आम भाषा में प्राइवेट कंपनीज कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उसमें अगर आप 10% के बेनिफिशियर होल्डर हैं, 10% के अगर आप शेयर होल्डर हैं, तो आपने अगर कंपनी से लोन भी ले लिया तो आपको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है और धारा 2 क्लॉज 22E। और अगर आपने मान लो लोन वापस भी कर दिया, मान लीजिए आपने एक कंपनी में 10% शेयर होल्डर है, आपने 10 लाख रुपए का उससे लोन ले लिया था और आपने 3 महीने बाद उस लोन को वापस कर दिया, पर आपको 10 लाख का डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा अपने स्लैब रेट से। अब आप पूछेंगे ऐसा अजीब सा नियम सरकार ने क्यों बनाया? स्वाति, लोग करते क्या थे, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट करने के लिए डिविडेंड नहीं दिया करती थी, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या शेयर होल्डर का आदमी अब टैक्सेबल हो गया है। तो लोग क्या करते थे, उस पैसे को लोन के माध्यम से लोन देकर, या तो उसको या उसकी किसी कंसर्न को लोन देकर पैसा निकाल लिया करते थे, डाइवर्ट कर लिया करते थे। सरकार ने इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए एक नया शब्द दे दिया, डीम्ड डिविडेंड, यानी वो डिविडेंड जैसा ही है आपके हाथ में, तो आपको उसको टैक्स देना होगा, अपने हाथ में टैक्सेबल करना होगा और पूरा टैक्स देना होगा। आपने चाहे लोन वापस भी कर दिया, इसलिए ध्यान रखिए, आप अगर इसी कंपनी में शेयर होल्डर है 10% से ज्यादा, तो उस कंपनी से लोन लेने की गलती मत करना, बशर्ते उसका काम अगर लोन देने का है, वो फाइनेंस कंपनी है तो बात दूसरी है, अदरवाइज आप लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए।
अभी जो डिविडेंड से कमाई होती है, कई लोग हमसे जैसे पूछते भी हैं कि आईटीआर में इसकी जानकारी कौन से हेड या कौन से फॉर्म में देनी पड़ती है? देखिए स्वाति, अगर आपका बिजनेस है शेयर्स में ट्रेड करना, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टॉक्स में रखते हैं शेयर्स को और वहां से डिविडेंड आता है, तो आपको बिजनेस इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की कमाई है वो, आप अगर शेयर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना होगा। आपको जो हमारा सेक्शन 56 है वहां पर जाकर टैक्स लगाना पड़ेगा। वहां पर स्पेशल टैक्स लगता है डिविडेंड पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में, और आपको कोई भी डिडक्शन, कोई भी खर्चा नहीं मिलता है। सिर्फ एक खर्चा मिलता है और वो खर्चा है 20%। अगर आपने शेयर्स पे लोन लिया है, उन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं लोन लिया था, तो उसका 20%, और 20% किसका? डिविडेंड का 20% है। आपने मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला 50,000 रुपए, आपने इंटरेस्ट भर दिया 1,00,000 रुपए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है कि 50,000 रुपए का 20%, 10,000 रुपए की छूट हम आपको देंगे। कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, कोई और ब्रोकरी का छूट नहीं मिलेगी, आपने कोई और खर्चा किया उसकी भी छूट नहीं मिलेगी, अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस के खर्चे वो आपको सारे मिल जाते हैं। ओके, तो ये डिविडेंड आय पर टैक्स के नियम हमने समझे। एक और टॉपिक पर बात करना बेहद जरूरी है। हालांकि तारीख तो निकल गई है, लेकिन कई लोग को रूल मतलब जो तारीख है उस पर वो टैक्स भर नहीं पाए। हम एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं सुनील जी। 15 सितंबर तारीख निकल चुकी है, लेकिन कई लोग एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए। अब जो भर नहीं पाए हैं, क्या उनके पास कोई चांस है अभी? और एडवांस टैक्स पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तारीखें होती हैं, ये भी बता दीजिए साथ में। देखिए स्वाति, एडवांस टैक्स का मतलब है कि सरकार कहती है कि जिस साल आप पैसा कमा रहे हैं, आप हमें उसी साल टैक्स दे दीजिए, क्योंकि रिटर्न तो आपको अगले साल भरनी है। 4 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख होती हैं: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये 4 तारीखें सरकार ने दी है, और सरकार ने कहा कि 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक, और 100% ऑफ द एडवांस टैक्स आपको 15 मार्च तक जमा करवा देना है। अब एडवांस टैक्स कितना जमा करवाना होता है? आप अपनी 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, उसकी आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लीजिए। उस टोटल इनकम पर जो भी आपका टैक्स बनता है, फ्यूचर टैक्स, आपको एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरा कितना टैक्स बनता है। उसका 90% आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो 9 लाख रुपए एडवांस टैक्स है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 15, 45, 75 और 100% वाला, वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवाना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 15 सितंबर को, जो चली गई। लेकिन अगर आप मौका चूक गए तो सरकार ने कहा चूक गए, हम उसमें कोई आपको रिलैक्स नहीं देंगे। धारा 234C में आपको 3 महीने का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। यानी अब जब 15 दिसंबर को अगली जो किस्त आएगी, 75% टोटल आप एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, और विद इंटरेस्ट आपको 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, यानी जून क्वार्टर का भी और आपको सितंबर क्वार्टर का भी। उसके बाद में आप अपना एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, तभी आपको उसका वो मिलेगा। अदरवाइज आपका कोई और तरीका नहीं है कि आप ब्याज से बच जाए, और धारा है 234C। मतलब 1% मासिक दर से ब्याज लगेगा। मतलब चारों ही किस्तें अगर किसी ने नहीं दी, नहीं भर पाए। सुनील जी, आपने बोला कि 1%, जैसे इस क्वार्टर में 3% ब्याज देना पड़ेगा। फिर अब अगली जो तारीख है वो हमारी 15 दिसंबर के एडवांस टैक्स भरने की, तो उसमें एडिशनल आपको ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा। चारों ही किस्तें अगर नहीं दी, कई तो ऐसे लोग होते होंगे जो चारों किस्तें नहीं दे पाते होंगे, उनके लिए क्या प्रावधान? तो सरकार ने कहा है कि एक डंडे से ही नहीं मानोगे तो हम 2 डंडे मारेंगे आपको, यानी आपको डबल ब्याज लग जाएगा। धारा 234C का ब्याज तो आपको देना ही देना है, और साथ में एक धारा है 234B, 234B, और उस पर भी आपका 1 अप्रैल से यानी अगले साल से आपको पूरा ब्याज 1% आपका चालू हो जाएगा। तो डबल आपको ब्याज लग जाता है। तो इसलिए आप कृपया करके किस्त टाइम पर जमा करवाइए। और स्वाति, इस बार जो आंकड़े आए हैं 17 सितंबर को, जो आंकड़े आए हैं वो बड़े एनकरेजिंग आंकड़े हैं। सरकार के पास में जो टैक्स की किटी है, लगभग 7 लाख करोड़ टैक्स कलेक्ट हो गया सरकार के पास में, और 25%, ऑलमोस्ट 25% ये एक्सेस है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि लोग टैक्स तो खूब जमा करवा रहे हैं, दिल खोल कर सरकार को पैसा दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वो अगर आपको एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है,
तो कृपया ध्यान दीजिए कि आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना है, अगली किस्त ना भूलें और पूरा 75% आप जमा करवा दीजिए। ओके, और किन लोगों के लिए ये तारीखें ध्यान में रखनी जरूरी है? एडवांस टैक्स किन्हें भरना जरूरी है? सिर्फ 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं सरकार ने, ये लोग गलती करते हैं, छोटे व्यापारी और सीनियर सिटीजन। बाकी सबको एडवांस टैक्स देना है, सबको। सैलरीड एम्प्लॉइज पूछेंगे आप कि वो देते हैं क्या? वेतनभोगी कर्मचारी, उनको एडवांस टैक्स जनरली इसलिए नहीं देना होता क्योंकि उनका टीडीएस उनका एम्प्लॉयर पूरा काट लेता है। हाँ, एडवांस टैक्स में कैलकुलेट करते वक्त आपने टीडीएस के अमाउंट को माइनस कर लीजिए, यानी आपका एडवांस टैक्स 1 लाख बनता है, एम्प्लॉयर ने 1 लाख टीडीएस काट लिया है, तो एडवांस टैक्स जमा आपको नहीं करवाना। सीनियर सिटीजन के लिए भी जो नियम है उसमें भी एक कैविएट है, उसमें भी एक कंडीशन है सरकार की। कंडीशन क्या है कि अगर सीनियर सिटीजन की इनकम बिजनेस से नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी सैलरी से, पेंशन से इनकम हो, उसकी ब्याज से इनकम हो, कैपिटल गेन से इनकम हो, तो अदरवाइज अगर बिजनेस से इनकम है तो फिर उसको भी एडवांस टैक्स देना होता है। और एडवांस टैक्स किसको देना है? जिसकी 10,000 रुपए से ज्यादा एस्टिमेटेड लायबिलिटी है। और दूसरी बात, जो छोटे व्यापारी हैं 2 करोड़ तक की टर्नओवर वाले, सरकार ने एक सहूलियत उनको दे दी है, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम में अपना एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं 6% की स्कीम या 8% की स्कीम में, तो उनको सरकार ने कह दिया कि आपको 4 किस्त देने की जरूरत नहीं है, आप 15 मार्च तक पूरे साल का टैक्स एक साथ जमा करवा दीजिए। धारा 234 234C का ब्याज हम आपसे नहीं लेंगे। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल, और पहला सवाल हमारे पास है गौतम खेमका साहब का। सुनील जी ये पूछ रहे हैं हमसे कि इन्होंने अपने रिश्तेदार, जो इनके पिताजी के बड़े भाई हैं ताऊ जी, उनसे इन्हें 3.5 लाख रुपए मिले हैं बैंक ट्रांसफर के जरिए। सिंगल ट्रांसफर में इनको ही 3.5 लाख रुपए मिले इनकी बेटी की जो एजुकेशन फीस के लिए। अब ये पैसे इन्होंने बोला कि इन्हें वापस, जो उनकी बातचीत हुई होगी अपनी फैमिली मेंबर से, वापस तो नहीं करने हैं, लेकिन अब इन 3.5 लाख में से 2.5 लाख रुपए जो है उन्होंने बच्ची की फीस के लिए पे कर दिए हैं। बाकी हॉस्टल की फीस के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने भर दिए, और जो बाकी बचा 1 लाख का अमाउंट है इन्होंने अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, और पत्नी ने भी जो 1 लाख अमाउंट है वो बच्ची की स्कूल की फीस के लिए ही खर्च किए हैं। अब इतने सारे क्योंकि ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इनके मन में कुछ सवाल हैं जो कि वाजिब भी हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या अब ये जो इन्हें अपने रिश्तेदार से, अपने ताऊ जी से जो पैसे मिले हैं, सबसे पहले क्या इन्हें गिफ्ट डीड बनानी चाहिए स्टैम्प पेपर के साथ, स्टैम्प पेपर पर, कि उन्हें इस तरीके का कोई रकम मिली है। दूसरा, क्या इन्हें आईटी रिटर्न में ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, 5 से 7.5 लाख की सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, और अगर इन पर टैक्स लगेगा तो कितना टैक्स लग सकता है? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ताऊजी से जो पैसा मिला गिफ्ट में, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ताऊजी यानी आपके पिताजी के भाई साहब रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि धारा 56(2)(10) में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं पिताजी के भाई भी, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कजिन है, यानी आपके पिताजी के सगे भाई नहीं है, तो पूरा का पूरा 3.5 लाख रुपए पर आपको धारा 56(2)(10) में टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये मान लीजिए। दूसरा सवाल आपने पूछा, क्या गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है? देखिए, गिफ्ट डीड बनाना जरूरी नहीं है, गिफ्ट ओरल भी हो सकता है, लेकिन आयकर के पर्पज से, इनकम टैक्स के पर्पज से आपको एक गिफ्ट डीड बना लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो स्टैम्प पेपर पर हो, लेकिन विटनेस होनी चाहिए, और उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि गिफ्ट किसने दिया, किस अकाउंट से दिया, और उसके पास सोर्स क्या था गिफ्ट देने का। ये 3 चीज बतानी बड़ी जरूरी होती है। उनका पैन और आधार नंबर लेना बड़ा जरूरी होता है, ताकि कल को अगर आयकर विभाग आपसे पूछे कि 3.5 लाख रुपए आपके पास आए, तो ये कहां से आए, तो आप उसको बता सके। स्टैम्प पेपर बना लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेन पेपर बनवा लीजिए, अपने और ताऊ जी के साइन करवाइए। देखिए, गिफ्ट डीड पर जो रिसिपिएंट है, जो गिफ्ट लेता है, उसके साइन करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कि अगर हमने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो वैलिड गिफ्ट नहीं है। खाली देने वाले से नहीं, लेने वाले को भी एक्सेप्ट करना है। तीसरा सवाल आपने पूछा, क्या ये आयकर रिटर्न में दिखाना चाहिए? अगर एग्जेम्प्ट है तब भी आपको दिखाना चाहिए एग्जेम्प्ट इनकम के कॉलम में। और जैसे मैंने कहा, अगर सगे ताऊ जी नहीं है तो आपको टैक्स लगी जाएगा, तो टैक्स लग जाएगा, फिर तो आपको टैक्स देना है, और टैक्स किस रेट पे देना है? स्लैब रेट पे टैक्स देना है। अब चौथा सवाल जो उठता है, जो आपने नहीं पूछा, कि अगर मान ले मैंने बच्चे की फीस भर दी
गिफ्ट से, तो क्या मुझे एटीसी में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ट्यूशन फीस की? आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इनकम में से उसको नहीं भरा है। हाँ, अगर इनकम में से भरते तो आपको एटीसी में छूट जरूर मिल जाती बेटी की पढ़ाई के लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो लोग गिफ्ट लेते हैं, विशेषकर हमारे यहाँ परिवार में बहुत गिफ्ट चलते हैं, तो मैंने बता दिया आपको गिफ्ट डीड कैसे बनानी है, कैसे साइन करवानी है। रजिस्टर्ड करवाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं करवाइए तो बना के रख लीजिए अपने पास में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों की जरूर रखिए। बाद में सरकार पूछती है, लोग बता नहीं पाते और टैक्स देना पड़ जाता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। दीपक रॉय जी का सवाल हमारे पास आया है। ये कह रहे हैं कि इन्हें टर्म डिपॉजिट का ब्याज मिला, जिसको इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020-2021 में रिटर्न में दिखा भी दिया। फिर जो इनका एआईएस है, एआई स्टेटमेंट में ये जो टर्म डिपॉजिट का ब्याज का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो क्योंकि इनका जो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में दोबारा इस पर टैक्स भर दिया। अभी कह रहे हैं कि इन्होंने एक ही आय पर दो बार टैक्स भर दिया है, तो क्या इन्हें दो बार टैक्स भरने पर रिफंड मिलेगा? ये इनका पहला पार्ट है सवाल का। दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं कि इन्होंने नाबार्ड जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी पर 6 लाख कैपिटल गेन पर 10% टैक्स दिया था फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट इस पर नहीं लिया। अब पुराना जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, क्या वो अब आज की तारीख में ले सकते हैं? वो ये जानना चाहते हैं। दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा मनी गुरु शो है, ये बहुत पुराना चलता है। मुझे आश्चर्य है कि आपने ये सवाल 2018-19 में क्यों नहीं पूछा। आपको 3 साल बाद ये सवाल पूछ रहे हैं। तो जो आपका पहला सवाल था कि आपको टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, कई बार क्या होता है कि आपने अपने जो फिक्स डिपॉजिट पे या टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, आपने एक्रूअल बेस पे उस पर टैक्स दे दिया लास्ट ईयर। इस बार वो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ गया एआईएस में, तो आपने एआईएस देख के उस पर दोबारा आपको इंक्लूड कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ सर, आपको एक नोटिस आता तो आप एक्सप्लेन कर देते कि जी मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं। अब सवाल ये, क्योंकि आप 2 बार टैक्स दे चुके हैं, तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? अब रिफंड लेने का एक ही तरीका है कि क्योंकि आप लास्ट ईयर की रिटर्न यानी 20-21 वाली तो रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो 21-22 वित्त वर्ष 21-22 की रिटर्न आपने फाइल की है, आप उसको रिवाइज कर दीजिए और रिवाइज करने के बाद आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। कल को आप डिपार्टमेंट आपसे एक सवाल पूछेगा कि जी आपकी एआईएस में इनकम आई है और आपने दिखाई क्यों नहीं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं उस पर पिछले साल टैक्स दे चुका हूं। जहां तक सवाल है जीरो कूपन बॉन्ड का, स्वाति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड पे हम कैसे कैपिटल गेन निकालें। देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि जो आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं, यानी 100 रुपए का बॉन्ड आपको 70 रुपए में मिल गया। अब मैच्योरिटी के टाइम उसका नियम बड़ा ही डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? सरकार ने कहा है धारा 112 में कि भाई आप 20% टैक्स दे दीजिए, लेकिन एक और उसमें क्लॉज लगा दिया कि अगर टैक्स 10% से ज्यादा है तो हम बिना इंडेक्सेशन आपको 10% के टैक्स पे छोड़ देंगे, यानी आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। अब दीपक जी ने क्या किया है कि 10% टैक्स दे दिया और इंडेक्सेशन नहीं लिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन अगर आप इंडेक्शन लेके आपका टैक्स कम बनता था तो आप उसका बेनिफिट ले सकते थे, पर अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। 18-19 का मामला है, आपको रिवीजन का कोई चांस नहीं है, इसलिए जो हो गया उसको भूल जाओ। ओके, चलिए, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब सुनील जी आपने दिए, और इनके सवालों में छिपे हुए कई लोगों के सवाल भी होंगे जिनको अपने सवाल के जवाब भी आज मिले होंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील जी, आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए। तो मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।